अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नज़ाहत निगार। आज बात करेंगे कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो बुढ़ापे को सुस्त कर सकती हैं और हमें देर तक जवान और सेहतमंद रख सकती हैं। बुढ़ापे के हवाले से साइंसदानों की बहुत सी थ्योरीज़ हैं, जिसमें से एक ये है कि डीएनए डैमेज की वजह से बुढ़ापा होता है। तो ये ज़िक्र भी आएगा कि डीएनए क्या होता है, इसको डैमेज कैसे हो जाता है और ये ग़िज़ाएँ ऐसा क्या करती हैं कि वो डीएनए डैमेज कम होने लगता है, बुढ़ापा सुस्त हो जाता है, हम देर तक सेहतमंद रह सकते हैं। डीएनए को आप यूँ समझ लीजिए कि ये हमारी शख्सियत का, हमारे वजूद का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे घर बनाते हैं ईंटों से, तो सबसे पहले ईंटें होती हैं, उनसे बुनियाद बनती है, फिर घर बनती है। तो डीएनए भी ईंट की तरह है। अगर ईंट कमज़ोर होगी, बुनियाद कमज़ोर होगी, घर ढहने लगेगा। तो डीएनए अगर हमारा ख़राब हो जाएगा तो जो जिससे मिलके जीन्स बनती हैं वो ख़राब होंगी, उनका एक्सप्रेशन ख़राब होगा, तो पूरा वजूद जो है उसके अंदर ख़राबियाँ आने लगेंगी, बीमारियाँ आने लगेंगी, हमारे अज़ा सुस्त हो जाएंगे और बुढ़ापा आने लगेगा। अब साइंसदानों की इस हवाले से बहुत सी थ्योरीज़ हैं कि बुढ़ापा आता क्यों है, जिनमें एक थ्योरी जिस पे ज़्यादातर साइंसदान इत्तेफाक करते हैं वो ये है कि डीएनए के अंदर मुसलसल शिकस्त व रेख्त का अमल होता रहता है। इसमें टूट फूट होती रहती है और साथ ही इसकी मुरम्मत होती रहती है। जब इंसान की पैदाइश होती है उस वक्त से लेकर मौत तक ये शिकस्त व रेख्त का अमल जारी रहता है, लेकिन बचपन और जवानी में जितनी टूट फूट हो रही होती है तकरीबन उतनी मुरम्मत होती रहती है और कोई ख़राबी सेल्स के अंदर ज़्यादा नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र के साल बढ़ने लगते हैं तो टूट फूट ज़्यादा हो रही होती है, मुरम्मत कम होने लगती है और साइंसदानों का ख्याल है कि इस तरह बुढ़ापा आता है। और वो इसके हक़ में दलील ये देते हैं कि ऐसी बीमारियां कुछ इंसानों में पाई जाती हैं जिनमें प्री मैच्योर एजिंग हो जाती है, यानी कि बचपन या जवानी में बुढ़ापा आने लगता है। तो देखा ये गया है कि उन लोगों के अंदर ऐसे एंजाइम्स की कमी होती है जो कि डीएनए की रिपेयर के लिए चाहिए होते हैं, यानी उनमें यह हो रहा है कि डैमेज हुए चला जा रहा है, रिपेयर कम हो रही है, उसकी वजह से बुढ़ापा जल्दी आ गया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ऐसा होने लगता है एज के साथ कि डैमेज ज़्यादा होता चला जा रहा है, रिपेयर कम हो गई है, तो बुढ़ापा आने लगता है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स ख़राब होने लगते हैं। जब सेल्स ख़राब होते हैं डीएनए की वजह से तो ऑर्गन्स ख़राब होते हैं। अब बात यह कि जिसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, एक नॉन प्रोलिफरेटिव जो कि तकसीम नहीं होते और दूसरे वो जो कि तकसीम होते हैं। अब मसलन जो तकसीम नहीं होते वो दिमाग में हैं, स्केलेटल मसल यानी कि हमारे बाजू टांगों ऐसे बहुत से मसल्स में हैं, दिल के मसल्स में और भी बहुत सी जगह। जब ऐसे सेल्स के अंदर डीएनए ख़राब होता है, न्यूक्लियस में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, तो उनका अमल और उनकी कारकर्दगी मुतासिर हो जाती है। और उन सेल से मिलकर जो ऑर्गन बन रहा होता है, मसलन अगर दिमाग है और उसके ज़्यादा सेल्स इस तरह से ख़राब होना शुरू हो गए तो फिर दिमाग का फंक्शन ख़राब होने लगता है, उनकी कारकर्दगी मुतासिर होती है, डिमेंशिया हो जाएगा, अल्जाइमर हो जाएगा। दिल के मसल ख़राब हो रहे हैं तो जो दिल के मसल्स की बीमारियां होने लगेंगी। इस तरह मुख्तलिफ अज़ा जो हैं उनकी कारकर्दगी जो पहले थी उससे कम होना शुरू हो जाती है और हम बुढ़ापे की तरफ जाने लगते हैं और कई ऐसी बीमारियां भी हमें लगने लगती हैं। दूसरी किस्म के सेल्स वो होते हैं जो कि तकसीम हो रहे होते हैं। अब जब ये नुकसान हुआ टूटा फूटा हुआ डीएनए तकसीम होकर सेल का दो सेल्स में जब ये मुंतकिल होता है तो वहाँ पे ये टूटा फूटा हुआ डीएनए तो नहीं रहता, लेकिन वहाँ पे ये तब्दील शुदा डीएनए की फॉर्म में चला जाता है, यानी कि इसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है। अब ज़्यादातर म्यूटेशन ऐसी होती हैं जो कि उन सेल्स जो कि नए बनते हैं उनको नाकारा कर देती हैं और वो ज़िंदा नहीं रह पाते, वो मर जाते हैं। लेकिन कुछ म्यूटेशन ऐसी होती हैं जो कि उस सेल को बड़ा तगड़ा और जानदार बना देती हैं। अब ये चीज़ जो है वो सेल के लिए तो बड़ी ज़बरदस्त साबित होती है, लेकिन उस जानदार या इंसान के लिए नुकसानदेह साबित हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो सेल होता है वो उस ऑर्गन के, उस अज़ा के, उस हिस्से के जो और सेल्स हैं उनकी खुराक, उनकी एनर्जी, सब कुछ भी खुद ही खा जाता है, खुद ही इस्तेमाल करके तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है, मल्टीप्लाई होता जाता है, तकसीम दर तकसीम होता चला जाता है। और इस तरह से वो सेल्स कम हो जाते हैं जिन्होंने वो ऑर्गन को सही तरीके से काम करना था, चलाना था। और ये जो ऐसे सेल्स हैं जो सिर्फ खुद को बढ़ा रहे हैं, ये वो काम नहीं कर रहे, ये बढ़ते चले जाते हैं और इस तरह बनते हैं ट्यूमर्स और कैंसर। तो ये जो डीएनए में शिकस्त और रेख का अमल है, जब इसमें टूट फूट ज़्यादा होती है और मुरम्मत कम होती है तो इससे ना सिर्फ ये कि ऑर्गन्स जो हैं उनको सुस्त रवि का शिकार होते हैं, उनमें वो वाली बीमारियां आती हैं जिसमें सेल्स काम नहीं कर रहे, बल्कि कैंसर्स और ट्यूमर्स भी आने लगते हैं। तो ये जो खुराकें, जो अब ये ग़िज़ाओं की बात होने जा रही है, ये वो होंगी जो कि एक तरफ तो बुढ़ापे को, सुस्त रवि का शिकार करेंगी, दूसरी तरफ हमें इन कैंसर्स वगैरह से और ट्यूमर से भी बचा सकती हैं। ऑब्वियसली उन बीमारियों की बात नहीं हो रही जो हम विरासत में लेके आए हैं, ये उन बीमारियों की बात हो रही है जो कि वक्त के साथ डीएनए में डैमेज की वजह से हम एक्वायर करते हैं या हमें लाहक हो सकती हैं। अब ये ग़िज़ाएँ कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि डीएनए को डैमेज सबसे ज़्यादा किस तरह का होता है। वो होता है ऑक्सीडेटिव डैमेज, जो कि फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। और ये ग़िज़ाएँ इसीलिए कारआमद साबित होती हैं कि इनमें से अक्सर ग़िज़ाओं के अंदर एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स को ज़्यादा कर देते हैं जो कि उन फ्री रेडिकल्स को मात दे के डीएनए के ऑक्सीडेटिव डैमेज जो उसे कम करते हैं, उसे बचा लेते हैं। और दूसरा, इनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं
जो कि डीएनए के रिपेयर पाथवेज के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। मसलन इनके अंदर विटामिन ई होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी, जिंक, सेलेनियम और ऐसे बहुत से अज्जा। अब ये ग़िज़ाएँ कौन सी होती हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के मुताबिक पालक और टमाटर अगर इकट्ठे लिए जाएं तो इनकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है और ये डीएनए को बहुत हद तक डैमेज से बचाते हैं। उसके अलावा भी टमाटर के हवाले से ऐसी बहुत सी स्टडीज़ मौजूद हैं कि जब टमाटर आप रोज़ लेते रहते हैं तो ये आपके प्लाज्मा के अंदर और आपके वाइट ब्लड सेल्स में से एक होते हैं लिम्फोसाइट्स, उसके अंदर विटामिन सी और एक होता है मुरक्कब लाइकोपीन, उसको इंक्रीज़ करते हैं, जिसका दोबारा यही फ़ायदा होता है कि उन सेल्स के अंदर जो डीएनए डैमेज है वो बहुत कम हो जाता है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इतनी अच्छी साबित हुई हैं। इसके बाद बात करते हैं जनाब बेरीज़ की। तमाम किस्म की बेरीज़, इनके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, ये डीएनए डैमेज को कम करती हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं तो आप वो लीजिए, लेकिन अगर आपकी पहुंच ब्लूबेरीज़ तक है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखने में ये आया है कि 10.5 आउंसेज अगर ब्लूबेरीज़ के लिए जाएँ तो वो 1 घंटे के अंदर ही डीएनए डैमेज को बहुत हद तक कम कर देते हैं। इसके बाद जिक्र करेंगे ब्रोकोली का। ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो बाहर तो बहुत ज़्यादा आम है, लेकिन अब पाकिस्तान में भी बड़े बड़े स्टोर्स में मिलने लगी है। और म्यूटाजेनेसिस में शायाशुदा एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप 8.8 आउंसेस ब्रोकोली जो कि स्टीम्ड हो यानी भाप में गलाई गई हो, वो आप तकरीबन 10 दिन तक लगातार लेते रहें तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से डीएनए डैमेज को कंट्रोल करती है और उसे रिड्यूस कर देती है। और ख़ास तौर पे ये देखा गया है कि जो लोग स्मोकर्स हैं जिनमें फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, ये उनके अंदर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। तो आप खुद इमेजिन करें कि अगर एक हेल्दी इंसान इसे ले रहा है तो उसके अंदर ये किस हद तक डीएनए डैमेज को कंट्रोल कर सकती है ब्रोकोली। इसके बाद आती हैं ऐसी तमाम सब्जियां जो कि क्रूसीफेरस फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिसके अंदर ब्रोकोली भी है, लेकिन उसके अलावा बंद गोभी, गोभी, शलजम, मूली, उसके अलावा बहुत सी ऐसी सब्जियां जो यहाँ नहीं मिलती, मसलन वाटर क्रेस है, हॉर्स रेडिश है वगैरह वगैरह। ये सभी बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी रखती हैं और डीएनए डैमेज को कम करती हैं। इसके बाद आ जाती है ग्रीन टी या सब्ज़ चाय। इसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें पॉलीफेनोल्स कहते हैं और ये भी बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी रखते हैं और डीएनए डैमेज को कम करते हैं। अगर आप 3 से 4 कप रोज़ाना लेते हैं सब्ज़ चाय के तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे डार्क चॉकलेट की। यहाँ जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो होती है मिल्क चॉकलेट, जिसमें चीनी बहुत ज़्यादा होती है, उसके बहुत नुकसान है। लेकिन दूसरी तरफ डार्क चॉकलेट जिसके अंदर चीनी नहीं होती और चॉकलेट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, वो सेहत के लिए बहुत से फ़वाइद की हामिल है। और उसमें एक फ़ायदा यकीनन ये भी है कि इसके अंदर पॉलीफेनोल्स होते हैं, ख़ास तौर पे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि डीएनए के डैमेज को बहुत हद तक कम करते हैं। इसके बाद जनाब कीवी फ्रूट आ जाता है। कीवी फ्रूट के हवाले से भी ऐसी स्टडीज़ मौजूद हैं कि ये ना सिर्फ डीएनए के डैमेज को कम करता है बल्कि ये उसके रिपेयर में भी हेल्पफुल साबित होता है। डॉक्टर विलियम ली ने एक ऐसी किताब लिखी जिसमें वो कहते हैं कि आपने बीमारियों के ख़िलाफ़ खुराक से कैसे लड़ना है। उसमें वो ये बताते हैं कि अगर आप रोज़ का एक कीवी लेते हैं तो वो उस दिन में जो डीएनए डैमेज हुआ है उसमें से 60% को रिकवर कर देता है, और अगर आप 2 कीवी लेते हैं तो ये उस डीएनए डैमेज में से 66% को रिकवर कर देता है। अभी कीवीज़ पाकिस्तान में कम हैं, कुछ तजुर्बाती काश्त की गई है, लेकिन हो सकता है मुस्तकबिल में ज़्यादा होने लगें और आपको आसानी से खाने के लिए मिलने लगे। इसके अलावा एवोकाडोज़ में देखा गया है कि बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी होती है और वो भी डीएनए डैमेज को कम करते हैं, कैंसर से भी बचाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी फल और सब्जियां, मसलन लीमू, सेब, आम, इन सब के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है और ये भी डीएनए को महफूज रखते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे मसाले भी हैं जो कि डीएनए डैमेज को कम करते हैं और रिपेयर को बढ़ाते हैं। इसमें सबसे पहले तो आ जाती है हल्दी, जिसके अंदर एक कंपाउंड होता है कर्क्यूमिन, और उसकी वजह से ये डीएनए के डैमेज को बहुत कम करती है, रिपेयर को एनहांस करती है। साथ में अदरक, ये भी बहुत हेल्पफुल साबित होता है डीएनए डैमेज को बचाने के लिए। लौंग, ज़ीरा और बहुत से मसाला जात। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसको लाइक कीजिए, इसे और लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।